दोस्तों आइए आज देखते हैं विलियम शेक्सपियर के अगले प्ले एंटनी एंड क्लियोपाट्रा की समरी जो कि रोमन प्लेस की कैटेगरी में रखा जाता है। इससे पहले जूलियस सीजर आया था। जूलियस सीजर की मौत का बदला लेने वाला जो कैरेक्टर होता है एंटनी, उसकी प्रेम कहानी पर आधारित ये प्ले है। 1606 और 7 के बीच में इसको लिखा गया था और पब्लिकेशन इसका हुआ था फर्स्ट फोलियो में 1623 में। सोर्स की बात कर ली जाए तो बहुत सारे विलियम शेक्सपियर के प्लेस हैं जिनमें उन्होंने प्लूटार्क्स की जो लाइव का ट्रांसलेशन किया था थॉमस नॉर्थ ने, उससे इन्होंने बहुत कुछ उधार लिया है। तो प्राइमरी सोर्स की बात की जाए तो प्राइमरी सोर्स में प्लूटार्क्स लाइव्स ही माना जाएगा, जो कि प्राइमरी सोर्स के तौर पे गिनते हैं हम। इसके अलावा कुछ छोटे-छोटे सोर्सेस और भी हैं, जैसे क्लियोपाट्रा कैप्टिव 1552 में लिखा गया था, एक फ्रेंच ट्रेजेडी है एक्चुअली, जॉडेल के द्वारा लिखी गई। इसके अलावा अगला सोर्स भी फ्रेंच प्ले ही है, जिसका टाइटल था एंटोनियस और इसको लिखा गया था काउंटेस ऑफ पेम्ब्रूक के द्वारा, जो कि फिलिप सिडनी, ये अच्छे जाने-माने राइटर हुए हैं इंग्लिश लिटरेचर के, उनकी सिस्टर थी काउंटेस ऑफ पेम्ब्रूक, उन्होंने भी एक प्ले लिखा था एंटोनियस। तो इसकी स्टोरी भी इससे मिलती-जुलती है। हो सकता है विलियम शेक्सपियर ने वहाँ इस स्टोरी को पढ़ा हुआ हो। सैमुअल डेनियल्स का एक प्ले है क्लियोपाट्रा, इससे भी विलियम शेक्सपियर ने कुछ एलिमेंट्स बोरो किए हैं। इसके अलावा प्लिनी एक राइटर हुए हैं, उनकी नेचुरल हिस्ट्री ऑफ इजिप्ट, इसमें भी ये स्टोरी बताई गई है। तो कुल मिला के कई सारे सोर्सेस हैं, नोन अननोन लेसर नोन एंड वाइडली नोन, लेकिन प्राइमरी सोर्स की ही बात पूछी जाती है अक्सर एग्जाम में। तो बस आपको याद रखना है थॉमस नॉर्थ का ट्रांसलेशन जो उन्होंने किया है प्लूटार्क्स की लाइफ से, वहां से प्राइमरी सोर्स है। बाकी ये सारे जो सोर्सेस हैं दे आर लेसर नोन सोर्सेस ऑफ द प्ले। अगर पूछा जाता है तो ऑब्वियसली आपको कोई ना कोई ऑप्शन इसमें मिल जाएगा, वरना प्राइमरी सोर्स को ही आपको याद रखना है। प्ले की सेटिंग है रोम और इजिप्ट की, और 40 और 30 बीसीई का मतलब आप जानते ही होंगे, बिफोर क्राइस्ट। तो कुल मिला के जो जनरल डेट मानी जाती है आफ्टर क्राइस्ट, एडी जिसे कहते हैं, जो कि जनरल डेट्स रहती हैं हिस्ट्री में, उससे पहले की ये कहानी है। और एक्चुअली जूलियस सीजर और ये सब लोग हकीकत में हुए थे, बट उसको उन्होंने यहाँ पर ड्रामेटाइज किया है विलियम शेक्सपियर ने। थीम की बात की जाए तो ड्यूटी वर्सेस डिजायर, अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी, ये लगभग हर प्ले की उनकी थीम रहती है, क्योंकि कहीं ना कहीं डिस्गाइज, कहीं ना कहीं धोखेबाजी, ये सब चलती है, दिखाया कुछ और जाता, होता कुछ और है। आइडेंटिटी, जेंडर रोल्स, क्लियोपेट्रा के रोल्स को बहुत सारे लोग क्वेश्चनिंग करते हैं कि ये युद्ध लड़ने के लिए तैयारी कर रही है, जो कि एक महिला है, नहीं लड़ सकती, तमाम बातें करते हैं, तो जेंडर रोल्स को क्रिटिसाइज किया गया है। डेथ एंड रिडेम्पशन, ऑल्दो द प्ले इज रोमन, जूलियस सीजर आपने पढ़ा होगा तो बहुत ही अच्छा प्ले है, उसको कह सकते हैं 11th 12th क्लास के बच्चे भी अच्छे से समझ लेते हैं। लेकिन इस प्ले में ऐसा नहीं है, इसका स्टाइल बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। कैरेक्टर्स, स्टोरीज, इवेंट्स, बहुत सारी चीज़ें इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं। तो कह सकते हैं कि अगर कोई नौसिखिया इंसान पढ़ने बैठता है इस प्ले को, तो डेफिनेटली उसको बहुत अच्छे से समझने में थोड़ी दिक्कत आती है, भले ही ये रोमन प्ले हो। आगे बात करते हैं कैरेक्टर्स की। तो मार्क एंटनी जो कि प्रोटैगनिस्ट इस प्ले का है, नाम ही है एंटनी एंड क्लेयोपेट्रा। तो उसमें एक ऐसा व्यक्ति है जो कि ही इज टोर्न बिटवीन ड्यूटी एंड डिजायर। ड्यूटी उसकी अपने साम्राज्य के प्रति है, राजा है वो रोम का एक तरह से, तो उसकी ड्यूटी उसके साम्राज्य के प्रति है। डिजायर उसकी किसके प्रति है? क्लियोपेट्रा के प्रति। वो चाहता है कि क्लियोपेट्रा जो है वो उसकी हो जाए, और वो उसके प्यार में एकदम पागल है। उसकी उसका जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है, आंतरिक संघर्ष है, वो इस प्ले की बहुत सारी इवेंट्स को डिसाइड करता है कि कैसे ट्रेजेडी घटित होती है कुल मिला के। तो मार्क एंटनी का जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है, उसी वजह से ये सारी घटनाएं होती हैं। ही इज इमोशनल, इम्पल्सिव भी है, रैश भी है, और ऑनर, ऑब्सेस्ड विद ऑनर, उसको लगता है सम्मान से बढ़कर कुछ नहीं है, इसी वजह से उसका ट्रेजिक, कह सकते हैं कि ट्रेजिक ट्रेजिक फॉल भी होता है। ट्रेजिक फ्लॉ की बात की जाए, जो कि अक्सर एरिस्टोटल कहते हैं कि व्हाट इज हमर्शिया, हमर्शिया मतलब ट्रेजिक फ्लॉ, वो क्या है? दैट इज इमोशनल इंडल्जेंस, जो बहुत ज़्यादा वो इमोशनली अटैच है क्लियोपाट्रा से, तो वही उसका बर्बादी की वजह बनती है। क्लियोपाट्रा जो कि इजिप्ट की रानी है, शी इज सिंबल ऑफ ब्यूटी एंड पॉलिटिकल पावर। सुंदर भी है, बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं है, बट एंटनी के लिए बहुत ज़्यादा सुंदर है। और पॉलिटिकली वो स्ट्रांग है, क्योंकि रानी है एक देश की, तो ऑब्वियसली पॉलिटिकली स्ट्रांग है। शी इज़ प्राउड, सिडक्टिव, बहुत जल्दी सिड्यूस कर लेती है, क्योंकि एंटनी से पहले उसको उसका अफेयर था जूलियस सीजर से, जो कि मारा जाता है।
जूलियस सीजर से भी इसका अफेयर था और बाद में एंटोनी की हो गई। तो कुल मिला के बहुत ज़्यादा ये स्टेबल नहीं है अपनी फीलिंग्स में। डिवोटेड है, पावरफुल है। शी इज़ विक्टिम टू हर ओन डिवोशन। इतनी ज़्यादा अंधी है वो प्यार में एंटनी के कि कहीं न कहीं उसका ये अंधापन प्यार में वही उसकी बर्बादी की वजह बनता है। ऑक्टेवियस सीज़र जो कि जूलियस सीज़र का भतीजा होता है, आप जानते होंगे अगर आपने जूलियस सीज़र प्ले पढ़ा है या समरी देखी है, तो जो रोमन ऑगस्टस राजा की बात की जाती है, जो कह सकते हैं नियो क्लासिकल एज कही जाती है रोम की, तो उसी समय ये राजा था ऑक्टेवियस सीज़र। एंड इम्पोर्टेंट मेंबर ऑफ द ट्रायम्विरेट। ट्रायम्विरेट क्या होता है? एक्चुअली 3 लोगों का समूह होता है। इसमें 3 लोग थे, एंटनी, ऑक्टेवियस और तीसरा था लेपिडस। ये तीनों ने ही मिलकर के जूलियस सीज़र के बाद रोम पर साम्राज्य करने का इन्होंने विचार किया था, तो तिकड़ी बनाई हुई थी, इसको ट्रायम्विरेट कहते हैं। बाद में ये फर्स्ट एम्परर भी बनता है रोम का। एंड ही इज जस्ट अपोजिट ऑफ एंटनीज पैशनेट लव। वो बहुत ज़्यादा पैशनेट लव में रहता है एंटनी, और जो ऑक्टोबियस एकदम उससे विपरीत है और बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल, इमोशनली स्टेबल और काफ़ी स्ट्रेटजेजिक, मतलब काफ़ी इसमें नियम बनाने के या नीतियाँ बनाने की इसके अंदर एक अद्भुत क्षमता है। ही बिलीव्स इन डिसिप्लिन। डिसिप्लिन में भरोसा रखता है, ऐसी वैसी बातों में भरोसा नहीं रखता है। इनोबार्बस ये एक बहुत ही ज़्यादा कठोर समर्थक हैं एंटनी के, और अक्सर प्ले की इवेंट्स पर अपनी कमेंट भी करते हैं लाइक कोरस, और अच्छी सलाह भी देते हैं इनोबार्बस को। इनोबार्बस एंटनी को कई बार सलाह देते हैं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, लेकिन एंटनी घमंड में कई बार इनकी सलाह को इग्नोर कर देता है। तो कह सकते हैं ही इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ एंटनी। मार्कस एमिलस लेपिडस ये ट्रायम्विरेट का तीसरा सदस्य है, ये सबसे ज़्यादा वीक सदस्य है। सबसे स्ट्रॉन्ग है एंटनी, सेकंड नंबर पे है ऑक्टेवियस सीजर, और ये थर्ड नंबर पे आते हैं, और ये सबसे ज़्यादा कमज़ोर हैं। ना तो इनका कोई डिसीजन माना जाता है, ना इनकी कोई इनको रखने की आज़ादी है, ना वो सुनी जाएगी। तो कुल मिला के ही इज़ इनफेक्टिव एंड मैनिपुलेटेड। इनको बहुत जल्दी ये मैनिपुलेट कर लेते हैं दोनों, और दोनों ही इनको एक्सप्लॉइट करते हैं। एंटनी, ऑक्टेवियस दोनों ही इसको मैनिपुलेट करते हैं। चार्मियन एंड इरास ये क्लेयोपेट्रा की लॉयल डिवोटेड नौकरानियां होती हैं, अटेंडेंट होती कह सकते हैं। और जब क्लेयोपेट्रा सुसाइड करती है तो साथ में ये दोनों भी सुसाइड करती हैं। शुरुआत में ये दोनों इसको इमोशनली और प्रैक्टिकली सपोर्ट करती रहती हैं। पॉम्पी जो कि अगर आपको पता हो, जूलियस सीजर में जूलियस सीजर ने एक पॉम्पी को हराया था। उसका ये बेटा होता है सेक्स्टस पॉम्पियस, और ये युद्ध करना चाहता है, अपने पिता की मौत का बदला लेना चाहता है। किसके खिलाफ युद्ध करना चाहता है? रोम के खिलाफ। तो ये पॉलिटिकली पावरफुल है और काफ़ी इंटेलिजेंट भी है, लेकिन अंततः इसको धोखे से ऑक्टेवियस मरवा देता है। डोलाबेला ये फ्रेंड हैं सीजर के, ऑक्टेवियस सीजर के एक्चुअली। ये भले ही सीजर के फ्रेंड हैं, लेकिन इनकी सिंपैथी क्लियोपेट्रा और एंटनी दोनों के प्रति है, और इस वजह से ये थोड़ा सा सीक्रेट क्लियोपेट्रा को मरने से पहले बता देते हैं। अग्रिप्पा, हम कह सकते हैं कि जो थोड़े बुजुर्ग टाइप के लोग होते हैं, दूसरों को सलाह दिया करते हैं, उसी हिसाब से ये अक्सर एंटनी और ऑक्टेवियस सीजर दोनों को ही सलाह देते हैं। काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन इनकी सलाह अक्सर इग्नोर कर दी जाती है। एक्ट फर्स्ट की समरी देखते हैं। यह प्ले बाकी प्लेस से इसमें इवेंट्स डायलॉग्स ज़्यादा हैं, तो इसकी समरी में भी कंपेरेटिवली अदर टू अदर प्लेस हो सकता है थोड़ी लॉन्गर हो जाए, लेकिन आपको देखना है तो डेफिनेटली आपको थोड़ा वक्त देना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू योर प्रिपरेशन। तो लेट्स सी। फर्स्ट सीन की शुरुआत कहाँ होती है? क्लियोपेट्रा के महल में। कहाँ है उसका महल? अलेक्जेंड्रिया में, जहाँ पर दो दोस्त हैं वो खड़े होकर बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात हो रही है? एंटनी के बारे में, कि एंटनी कभी उसको ट्रिपल पिलर ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता था, कि पूरी दुनिया का शासक बनेगा, ऐसा बनेगा, और आज वो एक मूर्ख बन के रह गया है। और क्यों मूर्ख बन रह गया है? क्योंकि वो एकदम उसके अंदर दीवानगी आ गई है। किसको लेकर के? क्लियोपेट्रा को लेकर के। एंटनी ने अपना देश छोड़ दिया है, और वो आकर के कहाँ रह रहा है? अलेक्जेंड्रिया मिस्र में रह रहा है, क्लियोपेट्रा के महल में। और दिन रात वो उससे इश्क इश्क फरमा रहा है, उसके आसपास घूम रहा है, और अपनी पूरी ड्यूटीज एज अ किंग वो भूल चुका है। तो ये दोस्त खड़े होकर के एंटनी के बारे में बात कर रहे हैं कि कभी वो क्या था, कितना वीर महान योद्धा था, और आज सिर्फ एक आशिक और एक दीवाना पागल बन के रह गया है अपनी ड्यूटी भूलने के बाद। ये सब बात कर रहे होते हैं। एंड ही इज जस्ट सेटिस्फाइंग क्लियोपेट्रास लस्ट, ऐसा वो कहते हैं। पीठ पीछे लोग अक्सर बुराई ही करते हैं, जब बुराई करेंगे तो अपने हिसाब से शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो वो कह रहे हैं कि ही इज जस्ट सेटिस्फाइंग क्लियोपेट्रास लस्ट। तभी एंटनी और क्लियोपेट्रा दोनों वहीं आ जाते हैं,
आते हैं तो उनके पीछे बहुत सारे नौकरों की लाइन लगी हुई है क्योंकि दोनों बहुत ही लग्ज़रियस और बहुत ही अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं एकदम आउट ऑफ टेंशन, मतलब कोई उन्हें किसी प्रकार की फ़िक्र है नहीं। अब वो जब आते हैं तो एकदम प्यार की बातों में लगे हुए हैं, वो उसकी तारीफ़ कर रहा है, वो उसकी तारीफ़ कर रही है, दोनों एक-दूसरे की बस तारीफ़ में ही मगन हैं। क्या हो रहा है बाहर की दुनिया में उन्हें मतलब ही नहीं है। तभी एक मैसेंजर आ जाता है, ये मैसेंजर भेजता है ऑक्टेवियस इस मैसेंजर को भेजता है कि जाके उस दीवाने को बताओ कि हमारे देश पर आक्रमण होने वाला है, रोम से आया हुआ होता है। एंटनी को जैसे ही पता चलता है कि रोम उसके पुराने देश से एक मैसेंजर आया हुआ है, तो वो गुस्सा हो जाता है। लेकिन क्लियोपैट्रा उसको बोलती है कि ऐसा करो उसकी सुन तो लो, वो क्यों आया है? क्योंकि हो सकता है उसका मैसेज तुम्हारी पत्नी से रिगार्डिंग हो क्योंकि एंटनी ऑलरेडी मैरिड है, उसकी पत्नी का नाम फुल्विया है। या हो सकता है जो तुम्हारा दोस्त है, त्रिशंकु का मेंबर है ऑक्टेवियस सीज़र उसने भेजा हो। तुम्हें मैसेज देखना चाहिए मैसेंजर का क्या कह रहा है। और वो उसको थोड़ी वार्निंग भी देती है टॉन्टिंग वे में कि अगर तुमने उसको इग्नोर किया मैसेंजर को इसका मतलब ये होगा कि तुम ऑक्टेवियस की डिसरिस्पेक्ट कर दोगे जो कि काफ़ी पावरफुल है और गुस्सा हो जाएगा। इतना सब कुछ कहने के बावजूद भी एंटनी उसकी वार्निंग को इग्नोर कर देता है, कहता है कि मुझे नहीं सुनना और वो बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं है। उसके क्लियोपेट्रा के पीछे-पीछे वो चला जाता है एकदम पागलों की तरह बात करता हुआ, जैसे पागल है, दीवाना है और मैसेंजर की बात को इग्नोर कर देता है। जैसे ही दोनों चले जाते हैं, क्लियोपेट्रा एंटनी फिर से 2 दोस्त जो पहले शुरुआत में बात कर रहे थे, फिर से अपनी बातचीत शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि एंटनी को हुआ क्या है? कभी कितना महान योद्धा था, अपने देश के बारे में, देशवासियों के बारे में इतना सब कुछ सोचा करता था, आज ये कैसा हो गया है? तो ये बहुत ज़्यादा विचार करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इसकी जो मौजूदा दीवानगी है, प्रेज़ेंट इन्फैचुएशन आसक्ति है, दीवानगी है, वो उतर जाएगी, आशिकी का भूत उतर जाएगा और हो सकता है एंटनी फिर से वैसा हो जाए जैसा वो हुआ करता था। अगले सीन में सेकंड सीन में क्लियोपेट्रा की जो मेट्स हैं चार्मियन और इरास इंट्रोड्यूस की जाती है दिखाई जाती हैं। वो दोनों भी लगभग उसी हिसाब से असभ्य और वल्गर हैं। असभ्य वल्गर कह सकते हैं जिस तरह से उस उनकी रानी क्लियोपेट्रा है। एंटनी का एक मोस्ट लॉयल सर्वेंट या हम यहाँ पे कह सकते हैं फ्रेंड ज़्यादा है, सर्वेंट कम है। बारबस वो भी दिखाया जाता है। वो इन सबको समझाता है, चार्मियन और इरास को कहता है कि जब तक मेरे महाराज एंटनी यहाँ पर हैं, तब तक उनकी आओ-भगत अच्छे से करना, उनकी सेवा अच्छे से करना, वाइन और खाने का प्रबंध अच्छे से रखना, ऐसा बताता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एंटनी उस मैसेंजर की बात को सुन चुका है, जिस मैसेंजर को पहले सीन में वो इग्नोर कर रहा था। उस मैसेंजर ने आके बताया इसको कि तुम्हारी पत्नी फुल्विया की डेथ हो चुकी है। एक्चुअली फुल्विया की लड़ाई हो चुकी है ऑक्टेवियस सीज़र से। पता नहीं क्या बात हुई है कि ऑक्टेवियस सीज़र से उसकी लड़ाई हुई है, उसके बाद फुल्विया की डेथ हो गई है। इसके अलावा जो रोमन एम्पायर, ग्रेट एम्पायर की बात हो रही है, वो बहुत जल्दी वो गिर रहा है या उसका पतन हो रहा है, तो तुम्हारी वहाँ रोम में ज़रूरत है। एंटनी को तुरंत एहसास होता है कि अरे! मैं क्या कर रहा हूँ? मैं यहाँ पे अभी भी उलझा हुआ हूँ क्लियोपेट्रा के प्यार में और मैं अपनी जो मेरी पत्नी मर गई है, मैं उसके प्रति बहुत ज़्यादा अनफ़ेयर रहा हूँ, मैंने उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। अब उसकी अंतरात्मा जागती है, उसका द्वंद जो चल रहा था अंतर में मन में कि मैं जाऊँ रोम में कि यहीं रहूँ, अब वो डिटरमाइन करता है कि जो भी इजिप्शियन फिटर्स हैं, मतलब जो मिस्र की बेड़ियाँ हैं या क्लियोपेट्रा का जो प्यार है उसके प्रति, वो उससे बाहर आएगा और वापस रोम को रिटर्न कर जाएगा उस क्योंकि वहाँ पर उसकी ज़्यादा ज़रूरत है। उसकी पत्नी भी मर चुकी है और उसके देशवासियों को, उसके देश को उसकी ज़रूरत है। अब ऐसा सोच करके वो सोचने लगता है। तभी उसको पता चलता है कि रोमन एम्पायर पे एक अटैक भी होने वाला है और वो अटैक कौन करने वाला है? सेक्स्टस पोम्पियस। कौन है ये? पोम्पी का बेटा जो कि अपने पिता की मृत्यु का बदला लेना चाहता है रोम से। अगला सीन थर्ड में क्लियोपेट्रा देखती है कि एंटनी चला गया है, उसको लगता है, तो एकदम वो पागल हो जाती है और अपनी सारी मेट्स को इधर-उधर भेजती है पागलों की तरह कि जाओ ढूँढो, ढूँढ के लाओ उसको, कहीं कहाँ चला गया? एकदम उसको जैसे भी हो सके ढूँढ के लाओ। आई कैन नॉट लिव विदाउट हिम तमाम बातें वो करती है। अब वो रोज़ भेजती है उसको अपने मेट्स को हर तरफ भेजती है। मीनव्हाइल एंटनी वहाँ पे आ जाता है और आकर के बोलता है कि ठीक है अपनी प्रेमिका से क्लियोपेट्रा से बाय बोलने आता है कि मुझे जाना है। तो क्लियोपेट्रा को लगता है कि अब ये मुझे छोड़ के जा रहा है तो उसको वो एक्यूज़ करने लगती है, उसके ऊपर आरोप लगाने लगती है कि तुमने मुझसे झूठा प्यार किया था। तुम बस धोखेबाज हो या तमाम बातें वो उसको बोलती है। एंटनी पूरी कोशिश करता है उसको समझाने की कि क्या हालात हैं, मुझे क्यों जाना है, मेरी बीवी की डेथ हो चुकी है और मेरे देशवासियों को मेरी ज़रूरत है, मैं यहाँ कब तक तुम्हारे प्यार में दीवानगी में पड़ा यहाँ पे टाइम काट सकता हूँ, तमाम बातें वो कहता है।
और फिर भी क्लेयोपेट्रा अपनी पूरी कोशिश करती है उसको रोकने की, लेकिन जब उसको लगता है कि अब ये नहीं रुकेगा, तो वो उसको किसी तरह से एक डिवोटेड लवर की तरह विश करती है कि ठीक है, मैं चाहती हूँ कि आपका नाम बहुत ऊँचा हो, आप हर काम में आपको सफलता मिले, तो आप जाइए। बड़े भारी मन से वो उसको विदाई दे देती है। जो चौथा सीन है वो ऑक्टेवियस सीज़र रोम में है, जहाँ पर ऑक्टेवियस इंतज़ार कर रहा है इसके एंटनी के आने का। वो एक लेटर लिख रहा है अपने तीसरे मेंबर लेपिडस के लिए, जो त्रिशंकु का तीसरा मेंबर, उसके लिए एक लेटर लिख रहा है। किसके बारे में? एंटनी के व्यभिचार के बारे में, कि किस तरह से वो एक व्यभिचारी बन चुका है। ऑक्टेवियस बहुत ज़्यादा उसकी क्रिटिसिज्म कर रहा है, बहुत ज़्यादा उसकी आलोचना कर रहा है कि एंटनी एकदम पागल हो गया है, और उसने उसको आलोचना करने में, एंटनी की आलोचना करने में कोई भी दया नहीं दिखाता है। लेपिडस हालाँकि थोड़ा नरम है, वो कोशिश करता है एंटनी को डिफेंड करने की, कि भले ही वो अभी ऐसा हो गया हो, लेकिन एक टाइम पे एंटनी से बड़ा योद्धा हमारे पास कोई नहीं था, उससे बड़ा वीर पुरुष कोई नहीं है। लेकिन ये ऑक्टेवियस इस बात को मानने को तैयार नहीं है। तभी एक मैसेंजर आता है, उसको बताता है ऑक्टेवियस को कि जो पोम्पियस युद्ध करने की तैयारी कर रहा है हमारे खिलाफ, वो उसने समुद्र में जीत हासिल कर ली है, समुद्री सेना को उसने हरा दिया है। अब जैसे ऑक्टेवियस को पता चलता है, वो तुरंत एंटनी की वीरता को याद करने लगता है कि उसके अंदर कितना साहस था, कितना वीर था। अगर वो होता, तो आज पोम्पियस की हिम्मत नहीं थी कि वो हमारी सेना सेना को हरा पाता। वो तुरंत उम्मीद करता है कि एंटनी काश जल्दी आ जाए, अगर नहीं आ पाया तो डेफिनेटली पोम्पियस हमको हरा देगा और हमारे रोम पर कब्जा कर लेगा। सीन 5 क्लियोपेट्रा के महल का सीन है फिर से, जो कि उसकी फीलिंग्स को दिखा रहा है। वो इतनी डेस्परेट है, इतनी ज़्यादा भाव विभोर हो चुकी है कि एंटनी के एब्सेंस में, कि हर दिन वो 20 मैसेंजर भेजा करती है, ये पता करने कि एंटनी कैसे रह रहा है, 20 मैसेंजर्स। इसके अलावा वो याद कर रही है अपने उन पुराने दिनों को जो उसने एंटनी के साथ बिताए थे, और एंटनी के साथ बिताए गए प्यार भरे दिनों को वो कंपेयर भी कर रही है जूलियस सीज़र के साथ बिताए गए प्यार भरे दिनों के से। कुल मिला के ये है कि क्लेयोपेट्रा बहुत ज़्यादा कैरेक्टर वाली नहीं है, क्योंकि कभी वो एंटनी से अब प्यार कर रही है, कभी वो सीज़र से भी प्यार किया करती थी। एक्ट सेकंड का जो पहला सीन है वो पोम्पियस सिसिली में है, जहाँ पे पोम्पियस जो आक्रमण करने वाला है रोम पर, वो बहुत खुश है इस बात को जान करके कि एंटनी अभी भी क्लियोपेट्रा के पास इश्कबाजी में मशरूफ़ है, बिज़ी है, और मुझे पूरा मौका मिल जाएगा कि मैं जाकर के ऑक्टेवियस और लेपिडस को हरा दूँ, क्योंकि इन दोनों को हराना आसान है। वो अच्छी तरह से जानता है कि एंटनी बहुत अच्छा लीडर है, बहुत अच्छा सोल्जर है, अगर वो होगा, मैं उसको नहीं हरा पाऊँगा। तभी अचानक से एक मैसेंजर आता है, उसको वो बताता है कि एंटनी वापस रोम में आ चुका है। जैसे ही ये बात पोम्पियस को पता चलती है, वो बुरा मान जाता है, उसे थोड़ा दुःख हो जाता है कि अरे! इसको अभी आना था, थोड़े दिन और इश्क लड़ा लेता तो मुझे रोम को जीतने में आसानी होती। लेकिन कुछ उसके काउंसलर्स को समझाते हैं कि पोम्पियस को समझाते हैं कि एंटनी और ऑक्टेवियस के बीच में झगड़ा चल रहा है, और इतना झगड़ा चल रहा है कि वो एक-दूसरे के दुश्मन टाइप बन चुके हैं। तो तुम्हारे पास मौका है, तुम चाहो तो आक्रमण कर दो। लेकिन पोम्पियस इस बात पे भरोसा नहीं करता है। वो कहता है कि जहाँ बात जब देश की आएगी, रोमन एम्पायर की आएगी, तो तीनों दोस्त एक हो जाएँगे। भले ही वो लड़ रहे हों, लाइक मंकीज़, बंदर आपस में लड़ रहे हों, लेकिन आप अगर एक बंदर को छुएँगे तो तीनों एक हो जाएँगे, 3-4 जो भी होंगे सब एक हो जाएँगे। तो पोम्पियस कहता है कि भले ही वो लड़ रहे हैं, लेकिन अगर मैं जाऊँगा, तो वो तीनों अपने डिफरेंसेस को ख़त्म करके मेरे खिलाफ एकजुट हो जाएँगे, तो मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। अब उसको बहुत टेंशन हो जाती है कि अरे! ये क्या हो गया? मैं तो इतना सोच के आया था, इसको जीतने के लिए, लेकिन अब ये क्या हो गया? अगला सीन है, उसमें सुलह की मीटिंग आयोजित की जाती है, क्योंकि पोम्पियस भी समझ गया कि एंटनी के आ जाने से ये ट्रायम्विरेट बहुत ज़्यादा मजबूत हो गया है, मैं उसको जीत नहीं सकता। तो उसके बाद पहले ऑक्टेवियस और एंटनी के बीच में एक सुलह कराई जाती है। एनोबार्बस सलाह देता है एंटनी को कि तुम, भले ही तुम्हारा दोस्त तुमसे नाराज़ है, लेकिन तुम अपनी भाषा में बहुत ही जेंटल बने रहना। तुम ज़्यादा उत्तेजित मत होना। तो शुरुआत में दोनों मीटिंग जब शुरुआत होती है, दोनों एक-दूसरे पे तमाम तरह के आरोप लगाते हैं, ऑक्टेवियस और एंटनी, लेकिन बाद में दोनों एक-दूसरे को रिकंसाइल कर जाते हैं, दोनों एक-दूसरे के बीच सलाह हो जाती है। अग्रिप्पा जो है वो सलाह देता है अपने इस मालिक ऑक्टेवियस को कि तुम्हारी बहन है ऑक्टेविया, तुम ऐसा करो उसकी शादी एंटनी से करा दो, क्योंकि एंटनी अभी-अभी जस्ट ही विडोवर हुआ है, क्योंकि उसकी पत्नी की डेथ हो चुकी है। तो ये करके क्या होगा कि एंटनी क्लियोपेट्रा को भूल जाएगा, और वो वापस इजिप्ट नहीं जाएगा, और इस तरह से तुम अपने एक दोस्त, एक सैनिक, एक लीडर को नहीं खोओगे, और वो तुम्हारे साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। ये प्लान अच्छा रहेगा। ये सलाह कौन देता है? अग्रिप्पा।
तो इस प्रपोजल को ऑक्टेवियस मना लेता है और ऑक्टेविया की कंसेंट का इंतजार किया जा रहा है कि वो क्या कहती है, क्योंकि शादी तो उसको ही करनी है। ऑक्टेवियस और एंटनी चले जाते हैं। अब जो कॉर्टियस रह जाते हैं वो डिस्कस करते हैं एंटनी और क्लियोपैट्रा की रिलेशनशिप के बारे में। कुछ लोग कहते हैं कि एंटनी की शादी हो जाएगी जब, तो वो क्लियोपैट्रा को भूल जाएगा फुल ऑक्टेविया के आगे। लेकिन इनोबार्बस जो कि एंटनी के साथ था अभी तक मिस्र में, वो दूसरी राय रखता है। वो कहता है कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि एंटनी क्लियोपैट्रा के प्यार में कितना ज़्यादा पागल है, और क्लियोपैट्रा कितनी ज़्यादा चार्मिंग, कितनी ज़्यादा सेडक्टिव, कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। वो उसकी तारीफ भी करता है। अगला जो सीन है, थर्ड सीन में ऑक्टेविया और एंटनी की शादी हो जाती है। एंटनी प्रॉमिस करता है उससे कि अब मैं अपने तौर तरीके सुधार लूंगा, वापस मिस्र नहीं जाऊंगा। तभी उसको एक सूटसेयर मिल जाता है। सूटसेयर कौन होता है? भविष्यवाणी बताने वाला। वो उससे पूछता है कि अगर मेरी और ऑक्टेवियस की लड़ाई होती है भविष्य में, तो कौन जीतेगा? तो सूटसेयर उसको बोलता है कि क्योंकि ऑक्टेवियस का मुझे भाग्य उदय ज़्यादा दिख रहा है, तो डेफिनेटली ऑक्टेवियस ही जीतेगा और तुम हार जाओगे। जैसे एंटनी इस बात को सुनता है तो वो बुरा मान जाता है, और उसको लगता है कि जब ऐसा ही होना है तो मैं यहाँ क्यों रहूँ। और वो तुरंत डिसाइड करता है इजिप्ट जाने के लिए, कि मुझे वहीं जाना चाहिए जहाँ पर मेरी खुशी रहती है। खुशी का मतलब यहाँ पे कौन हो गया? क्लियोपैट्रा। एक्चुअली एंटनी ने शादी सिर्फ ऑक्टेवियस की बहन से इसलिए की थी कि ऑक्टेवियस थोड़ा सा दब जाएगा और वो अपना पूरा काम कर लेगा, अपना पॉलिटिकल पावर बढ़ा लेगा, ऐसा वो सोच के उसने शादी की थी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि इट वाज जस्ट अ पॉलिटिकल स्टंट। अब अगला जो फिफ्थ सीन है फिर से अलेक्जेंड्रिया का है। क्लियोपाट्रा बहुत ज़्यादा अधीर हो चुकी है, इनकॉन्सोलेबल है, उसको कोई भी कॉन्सलेंसस काम नहीं कर रही है। एकदम पूरी तरह से वो पागल हो चुकी है। अब्सेंस में, एंटनी के अब्सेंस में पूरे बहुत सारे तौर तरीके तैयार करती है, म्यूजिक, खेल, तमाम, कि उसको मेंटल पीस मिल जाए। लेकिन वो सारे के सारे तौर तरीके फेल हो जाते हैं। वो एकदम अधीर है। एंटनी एंटनी चिल्ला रही है। एक मैसेंजर आता है और आकर के क्लियोपेट्रा को बताता है कि एंटनी की तो शादी हो गई है। वो यहाँ से गया, उसकी शादी हो गई। अब जैसे ही क्लियोपेट्रा उससे ये बात सुनती है, वो मैसेंजर को ही गुस्से में पीटना शुरू कर देती है, क्योंकि एंटनी तो है नहीं सामने। अब वो बेचारा अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए भाग जाता है वहाँ से। क्लियोपैट्रा एलेक्सस जो कि एक यूनक है उसको भेजती है कि जाओ पता करके आओ ऑक्टेविया जो उसकी नई पत्नी है वो दिखती कैसी है। अगला सीन है, इसमें एक पीस एग्रीमेंट होता है पोम्पियस, सेक्सटस, एंटनी, ऑक्टेवियस और लिपिडस के बीच में, कि वो लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी। युद्ध जो होने वाला था वो टल जाता है। और जब एंटनी और ऑक्टेवियस चले जाते हैं तो फिर से कुछ कॉर्टियर्स एंटनी और क्लियोपेट्रा की बात करते हैं और उसकी नई शादी की बात करते हैं, कि नई शादी जो हो गई है ऑक्टेविया से, तो ऐसे में क्या हो गया कि ऑक्टेवियस अब एंटनी पर अपना पूरा कब्जा कर लेगा। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अगर एंटनी ने ऑक्टेविया को परेशान किया तो डेफिनेटली उसका भाई ऑक्टेवियस एंटनी को छोड़ेगा नहीं। तो कुल मिला के ये शादी जो है वो फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होने वाली है, क्योंकि एंटनी अपने तौर तरीके सुधारेगा नहीं। ये सारी बातें वो सब वहाँ पर खड़े होकर कर रहे होते हैं। अगले सीन में बस एक पार्टी की जा रही है, क्योंकि सुलह हो चुकी है पोम्पियस से। तो सारे के सारे लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। और सुलह इसने किस किस वजह से हुई है? सिर्फ एंटनी की वजह से हुई है, क्योंकि जो सेक्स्टस पोम्पियस है वो आया था आक्रमण करने, उसको पता था एंटनी मिस्र में है। लेकिन जब एंटनी रोम में आ गया तो मजबूरी में उसको ये सुलह करनी पड़ी है। और ये सुलह हो गई कि अब कोई किसी पर आक्रमण नहीं करेगा। एक थर्ड का जो पहला सीन है उसमें वेंटिडियस की विक्ट्री दिखाई गई है पर्थियन किंग के विरुद्ध में। और उसमें वेंटिडियस उस पर्थियन किंग को मार देता है। और थोड़ा सा वो एंटनी की आलोचना भी कर रहा होता है कि किस तरह से जो राजा होते हैं वो अपनी प्रजा के साहस का, उनकी मेहनत का फायदा उठाते हैं। ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट सीन नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने इसको बता दिया, क्योंकि बाई चांस कभी बार कैरेक्टर पूछ लेते हैं। तो वेंटिडियस उसका जनरल होता है, कैप्टन होता है उसकी आर्मी का, एंटनी की आर्मी का। अगले सीन में ऑक्टेवियस अपनी सिस्टर ऑक्टेविया से फेयरवेल करने आ रहा था, क्योंकि ये एंटनी के साथ जाने को तैयार है उसके घर पे। सीन थर्ड में फिर से अलेक्जेंड्रिया में सेट है, जहाँ पे क्लियोपेट्रा सुन रही है। मैसेंजर आ चुका है ऑक्टेविया के बारे में पूरा सब कुछ पता करके। लेकिन ऑक्टेविया अपने आप में बहुत सुंदर है, बहुत ही नोबल है, वर्चुअस है। लेकिन अब किसकी हिम्मत है कि जाकर के क्लियोपेट्रा के सामने ऑक्टेविया की कोई तारीफ करेगा? तो जानबूझ के वो मैसेंजर नोविंगली जानबूझ के तारीफ करता है ऑक्टेविया ऑक्टेविया की, चलिए बुराई करता है, जिससे कि क्लियोपेट्रा खुश हो जाए।
वो बोलता है कि वो एकदम बौनी टाइप की है, बेकार सी दिखती है, ऐसे-वैसे उसके अंदर कोई गुण नहीं है, तमाम बातें। तो कुल मिला के जब वो बहुत झूठ बोलता है तो क्लियोपेट्रा उसको इनाम देती है। वो नहीं समझती कि ये झूठ बोल रहा है अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए। अगला सीन है उसमें ऑक्टेविया और एंटनी की बातचीत हो रही है। एंटनी बहुत ज़्यादा नाराज़ है ऑक्टेवियस से। क्यों नाराज़ है? एक तो ऑक्टेवियस ने इसकी पब्लिकली बुराई की है एंटनी की, और दूसरा उसने क्या किया कि जो पीस एग्रीमेंट हुआ था पोम्पियस से, वो इसने पीस एग्रीमेंट तोड़ दिया है ऑक्टेवियस ने, और पोम्पियस पे आक्रमण कर दिया और पोम्पियस को हरा के मार भी दिया। तो एंटनी को ये बात बहुत बुरी लगी, क्योंकि जस्ट अभी कुछ दिन पहले ही पीस एग्रीमेंट हुआ था, और वो पीस एग्रीमेंट सिर्फ और सिर्फ एंटनी की वजह से ही हुआ था, और उसका फायदा ऑक्टेवियस ने अब उठा लिया है। अब वो ये भी कहता है उसकी अपनी पत्नी से कि ऐसा करो, तुम मुझ में से या अपने भाई में से किसी एक को चुन लो, क्योंकि दोनों को तुम साथ नहीं रह सकती। बेचारी वो परेशान है, वो करे तो करे क्या। तभी एक मैसेंजर आता है, और अब वो उसने भी सोच लिया है कि उसे मिस्र जाना है। चलिए, वो बहाने भी ढूंढ रहा होता है एंट्री वापस मिस्र क्लियोपेट्रा के पास जाने के, इसलिए वो और ज्यादा अपनी पत्नी को सुना रहा है। एक मैसेंजर आकर के ऑक्टेवियस को बता देता है कि एंटनी जो है वो मिस्र फिर से चला गया है क्लियोपेट्रा से आशिकी लड़ाने। ऑक्टेवियस जब ये सुनता है कि उसने उसकी बहन के साथ ऐसा किया है, उसको इतना सुनाने के बाद उसको डिजर्ट कर दिया, छोड़ दिया है, तो बहुत गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि अब मैं इस पर पूरे मिस्र पर ही आक्रमण कर दूंगा, छोड़ूंगा नहीं। एक्चुअली उसको ये भी लगता है कि उसने पूरी प्लेट जो शपथ ली हुई थी मेरी पत्नी, मेरी मतलब बहन का साथ देने की, उसका उसकी सुरक्षा संरक्षा की जो शपथ ली थी वो तोड़ दी है। शपथ पहले ऑक्टेवियस ने तोड़ी थी पोम्पियस पर आक्रमण करके, तो एंटनी ने भी यही सोच के शपथ तोड़ दी कि जब इसने शपथ तोड़ी थी तो मैं अपनी शपथ में क्यों बना रहूं। एंटनी और क्लेयोपेट्रा फिर से अपने आप को राजा और रानी डिक्लेयर कर देते हैं। इस बार वो पूरी तरह से यही सोच के गया कि मैं वहीं का राजा बन जाऊंगा, वो मेरी रानी। ऑक्टेविया ऑक्टेवियस के पास आती है। ऑक्टेवियस को बहुत कोशिश करता है समझाने बुझाने की, बेचारी उसको बहुत दुख होता है, उसको धक्का लगता है कि एंटनी ने उसको धोखा दे दिया, उसको नहीं पता था कि उसको वो धोखा दे देगा। अब जो सेवंथ सीन है उसमें तैयारियां होने लगी हैं युद्ध की, क्योंकि ऑक्टेवियस रोम पर लड़ाई करने वाला है। रोम पर चढ़ाई करेगा, दोनों के बीच में लड़ाई होगी। ऑक्टेवियस एंटनी को चैलेंज करता है कि युद्ध जो है वो समुद्र में लड़ा जाएगा, और एंटनी अपने घमंड में एक्सेप्ट कर लेता है बिना किसी तैयारी के। उसकी जो नेवल है, जो नौसेना है, नेवल फ्लीट बहुत कमजोर है एंटनी का, इस बात को ऑक्टेवियस बहुत अच्छे से जानता है। लेकिन एंटनी ने फिर भी इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया कि चाहो तुम जमीनी पे लड़ लो और चाहे तो समुद्र में लड़ लो, लड़ाई होके रहेगी। अब क्लियोपेट्रा भी ईगर है युद्ध पर जाने के लिए, लेकिन एंटनी उसको समझा देता है कि ऐसा मत करो। जब लोग देखते हैं क्लियोपेट्रा बहुत ज्यादा एंगेज है युद्ध में, तो कुछ लोग उसको क्रिटिसाइज करते हैं, कहते हैं कि जो सेना है वो महिलाओं की सेना है। मतलब यही एक जेंडर रोल्स की बात जो थीम में की जाती है, कि महिलाओं की सेना बोला गया मतलब महिलाएं नहीं लड़ सकती, ऐसी थिंकिंग मानी जाती थी। जो जेंडर कह सकते हैं जनरलाइजेशन हो रखा था, उसकी सेना को महिलाओं की सेना कहा जाता है क्लियोपेट्रा के इन्फ्लुएंस की वजह से। अब अगले जो दो सीन हैं उसमें बस यही सारी प्लानिंग बन रही है कि कौन किसको कहाँ हराएगा, कौन किससे कहाँ लड़ेगा। क्लियरली ऑक्टेवियस जो है वो ज्यादा चालाक है एंटनी से। जो 11th सीन है उसमें युद्ध का रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है, क्योंकि युद्ध तो नहीं हो सकता, दिखाई नहीं जाएगा स्टेज पर इतना बड़ा युद्ध। वो डिक्लेयर किया जाता है एंटनी की सेना हार चुकी है और ऑक्टेवियस जीत गया है। अब एंटनी जब हारने के बाद अपने आप को पूरी तरह से गिल्ट और शेम में घिरा हुआ पाता है, उसको शर्म और अपराध बोध हो गया कि उसने ऐसा क्यों किया और उसको इतनी बुरी हार मिली है। एंटनी अपने मैसेंजर ऑक्टेवियस के पास भेजता है, उसे रिक्वेस्ट करता है कि अब मैं हार तो गया हूँ, लेकिन कम से कम मुझे इजिप्ट में रहने दो। लेकिन इस रिक्वेस्ट को ऑक्टेवियस मना कर देता है, और वो ऑर्डर देता है क्लियोपेट्रा को जल्दी करके एंटनी को मिस्र से भगाओ, अगर तुमने नहीं भगाया तो तुम और ज्यादा ह्यूमिलिएशन सहने के लिए तैयार रहो। अब एंटनी को गुस्सा आ जाता है। एंटनी एक चैलेंज भेजता है कि ऐसा करो, लड़ाई तो हो ही चुकी है, अभी और लड़ाई होनी बाकी भी है। एक्चुअली एक ही युद्ध हुआ है, अभी युद्ध और होना बाकी है। लेकिन ऐसा करो एक एक डुअल हो जाए और देखते हैं कौन जीतता है। बारबस इस जैसे ही सुनता है कि एंटनी पागल हो गया है, तो उसको बड़ा पश्चाताप होता है कि एंटनी कर क्या रहा है, ये कैसी कैसे डिसीजंस ले रहा है। उसको लगता है क्लियोपेट्रा के प्यार में पागल होने के बाद ये पागलों जैसी बातें कर रहा है। क्लियोपेट्रा सब कुछ अपना सैक्रिफाइस करने को तैयार है एंटनी के खातिर। बारबस अब सोच रहा है कि मुझे जल्दी ही एक साइड ढूंढनी पड़ेगी, मुझे एंटनी को छोड़ना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मुझे लगता है कि मैं भी इसकी तरह ह्यूमिलिएशन का शिकार हूँगा। एक्चुअली यहाँ पे एनीवन जो लिखा है
इट इज़ एंटनी, इट इज़ टाइपिंग मिस्टेक एक्चुअली। आगे देखते हैं। सीन फोर्थ का जो एक्ट फोर्थ का जो पहला सीन है उसमें ऑक्टेवियस बहुत ज़्यादा नाराज है इस बात को सुन करके। एंटनी ने उसको चैलेंज भेजा है, सिंगल चैलेंज भेजा है, लेकिन ऑक्टेवियस बहुत होशियार है, वो जानता है अकेले नहीं जीतेगा, तो वो उस चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करता है। वो कहता है कि लड़ाई, कल की लड़ाई जो होगी वो डिसाइसिव होगी। अब ऑक्टेवियस ने चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किया तो एंटनी और क्लियोपेट्रा अगली लड़ाई के लिए तैयारी करने लगते हैं कि लड़ाई अगली भी होने वाली है, लैंड और सी पर दोनों जगह पर। अब सोल्जर्स भी बातें करने लगते हैं कि हमारे चांसेस क्या हैं युद्ध में, क्या हम ऑक्टेवियस की सेना को हरा पाएंगे, नहीं हरा पाएंगे। सीन फोर्थ में क्लेयोपेट्रा फेयरवेल करती है एंटोनी को, जो कि युद्ध में जाने की तैयारी कर रहा है। उसकी सेना उसका इंतजार कर रही होती है। क्लेयोपेट्रा चाहती है कि यार एक लड़ाई होती, एक पर एक, वन ऑन वन लड़ाई होती, जैसे ऑक्टेवियस और एंटनी की, तो एंटनी जीत जाता। लेकिन अब इस युद्ध में क्लियोपेट्रा को लगता है कि शायद एंटनी की जीत निश्चित नहीं है, वो हार भी सकता है। अब फिफ्थ सीन में एंटनी को एक इन्फॉर्मर आकर के बताता है, मैसेंजर आकर बताता है कि इनोवार्बस जो है उसने तुम्हारा साथ छोड़ दिया है, वो जाकर के ऑक्टेवियस की साइड में जुड़ गया है, उसने तुम्हें धोखा दिया है। इस न्यूज को सुनने से एंटनी बहुत दुखी हो जाता है, क्योंकि इनोवार्बस अभी तक बहुत अच्छा, ईमानदार और डिवोटेड फ्रेंड रहा था उसका, लेकिन इस बार उसने ऐसा नहीं किया। इन द सिक्स्थ सीन ऑक्टेवियस ऑर्डर्स एग्रिप्पा से कहता है कि लड़ाई शुरू करो, और जितने भी धोखेबाज लोग हैं, मतलब जो एंटनी से धोखा देकर के हमारी साइड आए हैं, उन सबको फ्रंट लाइन में रखना, जिससे कि उनको देख करके एंटनी पर साइकोलॉजिकली एक इम्पैक्ट पड़ेगा और वो उतना अच्छे से लड़ाई नहीं लड़ पाएगा, ऐसा वो सोचता है। अब देखिए, जो आए थे उनको मरने के लिए सबसे आगे कर दिया गया है, तो ऑक्टेवियस बहुत ज़्यादा चालाक है। नोवार्बस बेचारा रिग्रेट करता है, अब सोचता है कि उसे एंटनी को नहीं छोड़ना चाहिए था यहाँ इसकी सेना में आकर। वो देखता है कि ऑक्टेवियस बहुत होशियार चालाक है, तो उसको एंटनी को छोड़ने का दुख है, और वो कहता है कि मैं लड़ूंगा नहीं, चाहे भले ही मैं मर जाऊं। तो यहाँ आकर के वो एंटनी के विरुद्ध लड़ाई लड़ने के लिए मना कर देता है। जो सेवंथ सीन है उसमें ड्रम्स और ट्रम्पेट्स बिल्कुल बजाए जाते हैं, और ये पता चलता है कि एंटनी ने ऑक्टेवियस की सेना को हरा दिया है, और वो बहुत ज़्यादा ही वुंडेड, बहुत ज़्यादा दुखी, घायल हो चुका है, और लेकिन वो बहुत खुश है कि चलो कम से कम उसकी सेना ने बहादुरी दिखाई और वो ऑक्टेवियस को हराने में सफल हो गया। एंटनी अलेक्जेंड्रिया में आता है बहुत ही खुश होकर के, जहाँ पर क्लियोपेट्रा को आकर के गले लगाता है, जो कि बहुत एक्साइटेड है। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं, और सेलिब्रेशन होता है कि हाँ एंटनी जीत गया। इनोवार्बस दूसरी तरफ इतना ज़्यादा रिग्रेट फील करता है, गिल्ट फील करता है, अपराध बोध और पश्चाताप, कि वो सुसाइड कर लेता है, अपने आप को मार लेता है। एक्ट 5 जो है, इसमें फिर से अगली लड़ाई की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि एक लड़ाई ऑक्टेवियस ने जीती, एक एंटनी ने जीती, और फाइनल वाली बाकी है। अब इस बार सी बैटल जो होता है उसमें एंटनी की सेना बहुत बुरी तरह से हार जाती है। अब उसको लगता है कि उसकी सेना को हराने में क्लियोपेट्रा का हाथ है, और वो क्लियोपेट्रा से बहुत गुस्सा हो जाता है, उसको प्रोस्टिट्यूट, होर और पता नहीं क्या-क्या बोल देता है। क्लियोपेट्रा उससे माफ़ी माँगने आती है कि ऐसा मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन वो बहुत गुस्से में उसकी कुछ नहीं सुनता है। हालाँकि प्ले में ऐसा कहीं कुछ क्लियर नहीं है कि क्लियोपेट्रा किस तरह से रिस्पॉन्सिबल है एंटोनी की लड़ाई के लिए, हार के लिए, लेकिन वो ऐसा दिखाता है, और एंटनी उसको धमकी देता है कि अगर तुम मेरे सामने से नहीं गई तो मैं तुम्हें मार दूँगा। तो वो डर करके भाग जाती है अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए। उसकी नौकरानियाँ उसे सलाह देती हैं कि महारानी ऐसा करिए, एक स्मारक है वहाँ जाकर के छिप जाइए, और वहाँ जाकर छिपने के बाद एक झूठी खबर पहुँचवाइए एंटोनी के पास कि आपने सुसाइड कर लिया है, और आपका नाम लेकर ही, मतलब एंटोनी का नाम लेकर ही मैं वो आप मरी हैं। ऐसी खबर पहुँचाइए, अपने एंटोनी का नाम अपने होठों पर लेते हुए मरी हो। तो वो यही करती है, वो अपनी एक नौकरानी को भेजती है एंटनी के पास कि जाकर उसको बताओ कि क्लियोपेट्रा मर गई, एंटनी 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 चिल्लाते हुए। एंटनी क्या करता है कि वो पहले से ही बहुत ज़्यादा दुखी, ह्यूमिलेटेड है, जब उसको पता चलता है क्लियोपेट्रा ने सुसाइड कर लिया तो बहुत दुखी हो जाता है, और अब वो पूरी तरह से टूट गया है। वो खुद चाहता है कि वो मर जाए, और अपने गार्ड से बोलता है कि उसने मेरा इतना साथ दिया था, इतना सब कुछ किया था, अब मैं जीना नहीं चाहता, तो मुझे मेरी ज़िंदगी ख़त्म कर दो, मुझे मार दो। लेकिन कोई भी गार्ड तैयार नहीं होता है, क्योंकि सब डरते हैं, तो राजा है, तो नहीं मर पाया तो बदले में उसको ही मार देगा। तो जब सब मना कर देते हैं सारे गार्ड्स, तो वो खुद ही अपने आप को मारने की कोशिश करता है। तो अपने आप को मारने में सक्सेसफुल ना हो करके वो अपने आप को
बहुत ही ज़्यादा भयानक तरीके से घायल कर लेता है। मर तो नहीं पाता लेकिन घायल इतना हो जाता है कि मरने वाला होता है। तभी एक और मैसेंजर आता है, वो बताता है कि क्लियोपेट्रा की सुसाइड की जो न्यूज़ थी वो झूठी थी और वो जीवित है। उसने सिर्फ़ इसलिए ऐसा किया था कि वो आपसे डर गई थी, उसको बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और आप और दूसरा ऑक्टेवियस से बचने की वजह से, ऑक्टेवियस की सेना से बचने की वजह से, अरेस्ट से बचने की वजह से उसने ऐसा किया था। अब जब एंटनी इस बात को सुनता है तो उसको बड़ा दुःख होता है कि अरे! ऐसा क्या हो गया? तुम लेट हो गए, तुम पहले आ जाते तो मैं ऐसा नहीं करता। अब वो उससे रिक्वेस्ट करता है कि मुझे मेरी क्लियोपेट्रा के पास ले चलो। तो इस तरह से घायल एंटनी को क्लियोपेट्रा के पास ले जाया जाता है जहाँ वो छिपी हुई है एक मॉन्यूमेंट में, स्मारक में। एंटनी जाकर के उसको बताता है ऑक्टेवियस कह रहा है कि वो क्लियोपेट्रा को दुखी नहीं करेगा, उसके सम्मान को बनाए रखेगा, तो उसके आश्वासन को एक्सेप्ट कर लो और ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन वो मना कर देती है, वो कहती है कि सेफ्टी और ऑनर दोनों साथ-साथ नहीं हो सकते। आई डोंट ट्रस्ट एनीवन, मुझे किसी पर भी भरोसा नहीं है। और इस तरह से वो एंटनी उससे मरने से पहले किस की रिक्वेस्ट करता है एंड ही किसेस हर और डाइज़। इस तरह से वो मर जाता है। क्लियोपेट्रा बहुत दुःख मनाती है उसकी मौत का, बहुत ज़्यादा विलाप करती है उसकी तारीफ़ें करते हुए कि ही वाज़ द क्राउन ऑफ द अर्थ एंड मून ऑफ द स्काई। तमाम जो फिगरेटिव लैंग्वेज है हाइपरबोले टाइप की, उसमें वो एक्ज़ैजरेटेड लैंग्वेज में उसकी तारीफ़ें करती है और बहुत दुखी होती है। अब एक 5 का जो पहला सीन है में उसमें ऑक्टेवियस को बताया जाता है कि एक मैसेंजर आकर बताता है कि एंटनी ने सुसाइड कर लिया है। अब जैसे ही ऑक्टेवियस सुनता है तो बहुत दुखी हो जाता है। वो भी उसकी तारीफ़ करने लगता है कि एंटनी जैसा बहादुर व्यक्ति था ही नहीं कोई। वो बहुत ज़्यादा बहादुर था, बड़ा वीर था, उसने किस तरह से डायर सर्कमस्टेंसेस में भी साहस कभी नहीं छोड़ता था, तमाम बातें वो तारीफ़ करता है। क्लियोपेट्रा का मैसेंजर भी आता है, वो आकर के पूछता है कि मेरी महारानी ने पूछवाया है कि आपका क्या इरादा है? क्लियोपेट्रा का आप क्या करेंगे? तो ऑक्टेवियस उसको बोल देता है कि वो डरे नहीं, मैं उसके सम्मान को बरकरार रखूँगा, ऐसा डरे नहीं। लेकिन उसके मन में इच्छा है, ऑक्टेवियस के मन में इच्छा है कि वो क्लियोपेट्रा को रोम ले जाएगा और अपने लोगों को दिखाएगा कि एज़ अ ट्रॉफ़ी कि किस तरह से उसने जीत हासिल की थी। ये ट्रॉफ़ी के तौर पे मैं महारानी वहाँ की महारानी को ही ले आया हूँ। अब प्ले का लास्ट सीन है जो कि मॉन्यूमेंट में दिखाया गया है। यहाँ पर क्लियोपेट्रा छिपी हुई है। वो बहुत ज़्यादा दुखी है, बहुत डरी हुई है कि कहीं ऐसा ना हो उसको अरेस्ट कर के ऑक्टेवियस अपने साथ ले जाए। तभी वहाँ पे डोलावेला आता है, डोलावेला के थ्रू वो पता कर लेती है कि ऑक्टेवियस का असली इंटेंशन क्या है। असली इंटेंशन क्या था? इसको वापस रोम ले जाने का करके अरेस्ट करके। अब जैसे ही उसको ये बात पता चलती है, तो वो और ज़्यादा दुखी हो जाती है, वो चाहती है कि मैं अपनी बदनामी और इतना अपमान नहीं सहूँगी। तो सबसे पहले वो अपनी डैगर निकालती है, लेकिन डैगर तुरंत ही एक सोल्जर के द्वारा छीन ली जाती है, जो कि सोल्जर अपॉइंट किए गए थे ऑक्टेवियस के द्वारा कि कहीं ये सुसाइड ना कर ले, तुम जाओ पहले उसकी रखवाली करो। फिर वो क्या करती है कि मुझे अपने कुछ गिफ्ट अपने घर से चाहिए, तो चालाकी से एक गिफ्ट की टोकरी मँगवाती है, बास्केट मँगवाती है। उस बास्केट में गिफ्ट ना होकर के बहुत ही ज़हरीले साँप होते हैं और उन साँप के थ्रू वो अपने आप को कटवा लेती है, उसी मॉन्यूमेंट के अंदर और वहाँ पर वो सुसाइड कर लेती है। साथ ही साथ उसकी जो और मेट्स हैं, इरास और चार्मियान, वो भी मर जाती हैं। तो इस तरह से वो अपने सम्मान का बचाव करती है और उसकी नौकरानियाँ भी उसकी अपनी महारानी का साथ देती हैं। ऑक्टेवियस जब आता है उसको पता चलता है कि अरे उसने भी सुसाइड कर लिया इतनी चालाकी से इतना सब कुछ, तो बहुत ही वो इम्प्रेस होता है उसके प्यार को लेकर कि यस शी वाज रियली डिवोटेड एंड शी रियली लव्ड एंटनी। तो वो उसके प्यार को बहुत ज़्यादा, दोनों के प्यार को बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव वे में लेता है। अब वो अपने सैनिकों को बोलता है कि इन दोनों को एक साथ एक ही कब्र में दफना दो, जिससे कि इनके प्यार की जो एक सिंबल है वो बना रहे कि हाँ, दे वर ट्रूली ट्रू लवर्स। इस तरह से इस प्ले का अंत होता है। अब देख लेते हैं हम कोट्स। कोट्स में ये पहला जो कोट है, ये एंटनी जब बोलता है, जब वो पूरी तरह से क्लियोपेट्रा के प्यार में पागल है और अपनी ड्यूटीज़ भूल चुका है। तो रोम के बारे में बोलता है कि लेट रोम इन टाइबर मेल्ट, कि रोम जो है वो टाइबर नदी में डूब जाए और जो उसका एक बहुत बड़ा चबूतरा टाइप आर्च टाइप का है वो भी टूट जाए और पूरा साम्राज्य गिर जाए। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हियर इज़ माय स्पेस, क्योंकि मुझे ये जो गोद है क्लियोपेट्रा की यही प्यारी लगती है। मुझे रोम से और उस साम्राज्य से कोई मतलब नहीं है। तो ये एकदम दीवानगी वाली बात है, पागलों वाली बात है, एंटनी जब बोलता है। अगला है द ट्रिपल पिलर ऑफ द वर्ल्ड ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ स्टम्पेड फूल। ये फिलो बोलता है, एक्चुअली जो 2 फ्रेंड्स बात कर रहे थे फर्स्ट
सीन में, तो उन्हीं में से एक फिलो होता है, वो कह रहा है, एंटनी के बारे में कह रहा है कि कभी ये ट्रिपल पिलर ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता था, दुनिया का रक्षक कहा जाता था, आज वो एक मूर्ख बन के रह गया है। एंटनी के बारे में बात करता है। अगला है एंटनी का डायलॉग, दीज स्ट्रॉन्ग इजिप्शियन फिटर्स आई मस्ट ब्रेक और लूज माई सेल्फ इन डॉटेज। एंटनी कहता है कि अब मुझे रोम जाने की ज़रूरत है, क्योंकि अब मैं जो मिस्र की जो बेड़ियां हैं उनको तोड़कर फेंक दूंगा। क्लियोपेट्रा का इन्फेचुएशन, उसका प्यार मैं भूल जाऊंगा और मुझे रोम जाना है, क्योंकि मेरी पत्नी भी मर गई और मेरे देशवासियों को मेरी ज़रूरत है। ये एक अंतर्द्वंद जब था उसके मन में, तब वो बोलता है। एज कैन नॉट विदर हर नॉर कस्टम स्टेल हर इन्फिनिट वैरायटी। ये इनोबार्बस तारीफ कर रहा है किसकी? क्लियोपेट्रा की। क्लियोपेट्रा की खूबसूरती को ना ही कोई समय, उम्र उसकी इस खूबसूरती को मिटा सकते हैं, और ना ही उसके अंदर जो वैरायटी है, उसके अंदर जो चार्म है, वो खत्म नहीं हो सकता कभी भी। तो इनोबार्बस तारीफ कर रहा होता है। द बार्ज शी सेट इन लाइक बर्निस्ट थ्रोन बर्न्ड ऑन द वाटर। ये इनोबार्बस तारीफ करते हुए ही बोल रहा है कि जिस तरह से वो एक सिंहासन पे बैठती है, ऐसा लग रहा है कि जिस नाव पे बैठ जाती है, ऐसा लगता है वो सिंहासन चमक रहा हो सिंहासन की तरह। कुल मिला के क्लियोपेट्रा के अंदर इतना ज़्यादा चार्म है, वो कभी बूढ़ी नहीं होगी। आई विल बी ट्रेवल स्न्यूड हार्टेड ब्रीथ एंड फाइट मलिशियसली। एंटनी बोल रहा है, जब उसको पता चलता है कि पोम्पियस, सेक्स्टस पोम्पियस रोम पर आक्रमण करने वाला है, तब ये बात बोलता है कि मैं जाऊंगा और मैं युद्ध में इस तरह से लड़ूंगा कि मैं दिखा दूंगा कि मैं जो हूँ वही हूँ और मैं बदला नहीं हूँ। अगला है टू कूल अ जिप्सीज लस्ट। ये ऑक्टेवियस लेपिडस को जो पत्र लिख रहा होता है एंटनी के बारे में बताने के लिए, तब ये बोल रहा है कि वो एक जिप्सी की लस्ट को सेटिस्फाई कर रहा है। कहाँ सेटिस्फाई कर रहा है? अलेक्जेंड्रिया, मिस्र में। तो ये जिप्सी किससे कह रहा है? वो क्लियोपेट्रा से कह रहा है। ओ विदर हैस्ट दाउ लेंड मी इजिप्ट। एंटनी जब देख रहा है कि वो बर्बाद हो रहा है इन सब चीज़ों में इसके प्यार में पड़ के, तब बोलता है कि अरे मिस्र, तुमने मुझे कहाँ लाके छोड़ दिया है। तो मिस्र नहीं, एक्चुअली क्लियोपेट्रा ही है सिंबल इजिप्ट का, कि तुम्हारे प्यार ने मुझे कहाँ लाके छोड़ दिया, कहीं का नहीं छोड़ा। अगला है आई एम डाइंग इजिप्ट डाइंग। ये एंटनी के लास्ट वर्ड्स हैं कि मैं मर रहा हूँ। इजिप्ट, इजिप्ट मतलब क्लियोपेट्रा, मैं मर रहा हूँ, और मैं, लास्ट वर्ड्स हैं उसके बिफोर डाइंग। गिव मी माई रोप पुट ऑन माई क्राउन आई हैव इमोर्टल लॉन्गिंग्स इन मी। क्लियोपेट्रा मरने से पहले अपने सारे आभूषण मंगवाती है, सारे आभूषण पहनती है, अपने आप को फिर से रानी बनाती है और रानी बन के मरती है। मतलब वो ये नहीं चाहती कि वो कैप्टिव होके मरे, एक युद्ध का कैदी बन के उसको मारा जाए। तो वो अपने आप को पूरी एक सिंबॉलिकल अर्थ में रानी ही मानती है, इस तरह से पूरे रोब, अपने पूरे गारमेंट्स और सारे ऑर्नामेंट्स पहनने के बाद वो मरती है। तो ये मॉन्यूमेंट का डायलॉग है, मरने से पहले का उसका, क्लियोपेट्रा का, मॉन्यूमेंट में रहती है तब। नाउ बोस्ट दी डेथ इन दाई पोजीशन लाइज लेस अनपैरेलल्ड। क्लियोपेट्रा कहती है कि मौत, अब तुम ये सेखी बगार सकती हो कि अनपैरेलल्ड, लेस का मतलब एक ऐसी महारानी जो कि कभी नहीं हुई होगी। अब तुम्हारी आगोश में एक ऐसी महारानी, एक ऐसी, लेस का मतलब ऐसे लड़की होता है, महिला होता है, एक ऐसी महारानी पड़ी हुई है तुम्हारी पोजीशन, तुम्हारे स्वामित्व में, कि कोई नहीं है, मतलब तुमने मुझे जीत लिया है। ऑक्टेवियस का अगला डायलॉग है, शी शैल बी वेरीड बाय हर एंटनी, नो ग्रेव अपॉन द अर्थ शैल क्लिप्ड इन अ पेयर सो फेमस। अब ऑक्टेवियस जब देख लेता है कि दोनों ही मर गए, तो वो तारीफ में करता है दोनों की, एंटनी और क्लियोपेट्रा की, कि दोनों एक साथ, दोनों को दफना दो और कोई भी कब्र उनको अलग अलग नहीं करेगी। फॉर हर ओन पर्सन इट बेगर्ड और डिस्क्रिप्शंस। इनोबार्बस जब तारीफ कर रहा होता है क्लियोपेट्रा की, कि वो इतनी खूबसूरत है, इतनी ज़्यादा अच्छी है कि उसको आप पूरी तरह से डिस्क्राइब कर ही नहीं सकते। ऑक्टेवियस का डायलॉग है, शी लुक्स लाइक स्लीप। कब है? जब क्लियोपेट्रा मर गई है, उसकी डेड बॉडी को देख के कह रहा है, शी लुक्स लाइक स्लीप एज शी वुड कैच अनदर एंटनी इन हर स्ट्रॉन्ग टोइल ऑफ ग्रेस। वो कह रहा है कि वो तो मरने के बाद भी इतनी खूबसूरत लग रही है कि मरने के बाद भी वो, ऐसा लग रहा है किसी और एक एंटनी को अपना दीवाना बना लेगी। वुड कैच अनदर एंटनी का मतलब कि किसी और एंटनी को भी दीवाना बना लेगी। शी इज सो ब्यूटीफुल इवन आफ्टर डेथ। देयर इज बेगरी इन द लव दैट कैन बी रेकन्ड। क्लियोपेट्रा कहती है एंटनी से कि जिस प्यार का मेजर किया जा सके, जिस प्यार को शब्दों में बयां किया जा सके, मेजरमेंट किया जा सके, नापा जा सके, वो प्यार प्यार नहीं है, वो एक भीख होगी। देयर इज बेगरी इन द लव, वो प्यार प्यार नहीं है, वो एक भीख टाइप होगा, अगर जिसको हम माप सकते हैं। मतलब प्यार अगर है, दैट इज लिमिटलेस, ऐसा क्लियोपेट्रा का मानना है और विलियम शेक्सपियर का मानना है। Thou shalt have my heart to keep, and stronger than my love is my revenge.
ये एंटनी क्लियोपेट्रा से बोलता है जब उसको शक होता है कि मेरी सेना को हराने में, सरेंडर करने में क्लियोपेट्रा का हाथ था। इसने ऑक्टेवियस से कोई कॉन्स्पिरेसी कर रखी, तब वो गुस्से में बोलता है कि दाउ शैल्ट हैव माय हार्ट टू कीप, कि अभी तक तुमने मेरा प्यार रखा था, मेरा हृदय अपने पास रखा था, लेकिन अब उससे ज़्यादा एंड स्ट्रॉन्गर दैन माय लव इज़ माय रिवेंज, लेकिन अब तुम देखना मेरा जो बदला है, वो मेरे प्यार से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, बच के रहना। धमकाता है वो क्लियोपेट्रा को एक्चुअली। फिनिश गुड लेडी द ब्राइट डे इज डन एंड वी आर फॉर द डार्क। मरने से पहले, सुसाइड करने से पहले उसकी जो चार्मियान इरास, जो उसकी मेड्स हैं, उनमें से इरास बोलती है अपनी मालकिन से, महारानी से, कि खत्म करिए, जल्दी खत्म करिए, मतलब जल्दी सुसाइड करिए, जो भी करना है जल्दी करिए गुड लेडी। जो भी हमारा अच्छा समय था, ब्राइट डे इज डन, वो पूरा हो चुका है, और अब हमारी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ अंधेरा होने वाला है, मतलब हमारी जिंदगी खत्म होने वाली है। तो ये डायलॉग है इरास का। तो ये था इस प्ले का हिंदी सारांश, जो कि मैंने पूरी कोशिश की है आपको ईज़ी वे में समझाने की। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियोज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।